तो हम लोग अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक कवर कर चुके थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि मैंने आपको बताया था जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थ्रू आउट द प्रोफेशन आपको ये सेक्शन याद रखना है, राइट। तो इस सेक्शन ने हमें बताया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, सेक्शन 10 ने हमें क्या कहा, कहता है जी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज क्या है? फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब जो ऑफर दिया जाएगा, जो एक्सेप्टेंस दी जाएगी, वो सब बिल्कुल फ्री कंसेंट के साथ होनी चाहिए पार्टीज़ के ऊपर किसी तरह का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बाय मिस्टेक ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, बाय फ्रॉड ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें पार्टीज़ बिल्कुल अपनी मर्जी से करे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करे, सोचकर समझकर एग्रीमेंट में एंटर करे। दूसरी चीज़ क्या है जी? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज माइनर नहीं होनी चाहिए, पार्टीज अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, और पार्टी शैल नॉट बी अब्सटेन फ्रॉम एंटरिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बाय द लॉ, मतलब लॉ ने उन पार्टीज को किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मना नहीं कर रखा। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन शैल बी लॉफुल एंड कंसिडरेशन शैल बी मीनिंगफुल। चांद तारे तोड़ लाऊंगा इज नॉट अ मीनिंगफुल कंसिडरेशन, जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है, वो कंसिडरेशन वैलिड कंसीडर नहीं की जाएगी। विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब आप कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, किसी इलीगल पर्पस के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लॉ की नज़रों में उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड आर हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक है, एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं जिन्हें वॉइड डिक्लेयर किया गया है। और वॉइड का मैं वर्ड मीनिंग आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूँ। वॉइड का मतलब कुछ भी ऐसा विच इज़ हैविंग नो लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ की नज़रों में जिसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगेंस्ट अदर पार्टी, ठीक है। आ जाइए जी, तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग स्लाइड में दोबारा से एक बार मैं स्लाइड दिखा दूँ, हम लोग समझ चुके हैं कि जी सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या देखना है कि ऑफर और जो एक्सेप्टेंस है, वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस, राइट। फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इसके बिना तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, जेन्युइन एंड फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मीनिंगफुल टर्म्स, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है या जो भी कंसिडरेशन है दैट शैल नॉट बी वेग एंड पॉसिबल परफॉर्मेंस। चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुझे मैं दुनिया की सैर करवाऊंगा, बेसिकली जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, ऐसी कंसिडरेशन को लो कंसिडरेशन नहीं मानता, ठीक है। आ जाइए जी, अब हम बात करते हैं ऑफर की कि एक्चुअल में ऑफर क्या होता है और उसके क्या क्या वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं। हाँ जी, ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले हमारा क्या देखना है? ऑफर। कहता है वन ऑफ द अर्ली स्टेप in the formation of the contract lies in arriving at an agreement between the contracting parties by the means of an offer and acceptance। सबसे पहला तो यही है ना कि कोई ऑफर देगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, कोई ऑफर देगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, तो उन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया? प्रॉमिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दस व्हेन वन पार्टी द ऑफरर, जो ऑफर दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑफरर। मेक्स अ डेफिनेट प्रपोजल, डेफिनेट लिखा हुआ है, डेफिनेट का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली पता हो, देने वाले को भी पता हो कि मैं ऑफर में सामने वाले को क्या ऑफर कर रहा हूं, और लेने वाले को भी पता हो कि एक्चुअल में मुझे क्या ऑफर मिला है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर शैल बी डेफिनेट, शैल नॉट बी वेग, राइट। प्रपोजल, व्हेन वन पार्टी मेक्स अ डेफिनेट प्रपोजल टू अनदर पार्टी, और जिसको प्रपोजल दिया जाता है उसे बोलते हैं ऑफरी, राइट। ऑफरर
जो प्रपोजल दे रहा है, ऑफरी जिसको प्रपोजल मिल रहा है। एंड द ऑफरी एक्सेप्ट्स इट इन इट्स एंटायरिटी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन इट्स एंटायरिटी। इसका मतलब क्या है, कहता है ऑफरी को जो ऑफर मिला है वो उसे एज इट इज, ऑफर को एज इट इज, दोबारा रिपीट करूं, ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट करे। अगर वो ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान के चलते हैं मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर दे रहे हैं। क्या ऑफर दे रहे हैं कि मिस्टर ए अपनी बाइक 20,000 रुपीज में सेल करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ऑफर दी मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने ऑफर एक्सेप्ट करी बट विद द कंडीशन कि वो 20,000 पे नहीं करेंगे। मिस्टर बी इज रेडी टू बाय द बाइक फॉर 19,000। तो इन्होंने एक्सेप्टेंस दी, बट दिस एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस मतलब क्या हुआ, मिस्टर बी ने ऑफर एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं उस पर टाइम लेता हूँ और स्पेसिफिकली लिखता हूँ टाइम लेने के लिए, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। जो चीज़ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, मिस्टर बी हैज नॉट एक्सेप्टेड ऑफर, मैं वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, एज इट इज, जैसा ऑफर था वैसा का वैसा एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी। तो मान के चला जाएगा, यहां से ये मान के चला जाएगा, इट मीन्स मिस्टर बी हैज रिजेक्टेड द ऑफर। तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज बेसिकली रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। ठीक है, तो ये मान के चला जाएगा कि मिस्टर बी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर बी हैज गिवन न्यू ऑफर टू मिस्टर ए। अब ये मान के चला जा रहा है कि एक्चुअल में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर दिया है, एक्चुअल में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर दिया है कि मिस्टर बी मिस्टर ए की बाइक 19,000 में परचेज करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इस केस में ये मान के चला जा रहा है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए का ऑफर 20,000 वाला रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर बी ने अपनी तरफ से ऑफर दिया मिस्टर ए को कि वो 19,000 में परचेज करने को तैयार है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन मिस्टर ए वेदर ही विल एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। और मिस्टर ए क्या हो गया यहाँ, ऑफरी। अब उनके हाथ में है कि वेदर ही विल एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। तो जी इस टाइप के केस को क्या बोला जाता है, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, इस टाइप के केस को क्या बोला जाता है, काउंटर ऑफर। मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को काउंटर ऑफर दे दिया, तो मिस्टर ए के हाथ में उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। राइट, तो जी ऑफर शैल बी एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी एज इट इज इन इट्स एंटायरिटी एंड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, बिना इफ बट किंतु परंतु लगाए। There is the meeting of mind of the parties in the same sense on the same subject matter at the same time, जिसको हमने कहा था consensus addendum। कहाँ पढ़ा था ये हमने, कहता है जी characteristics of agreement में, characteristics of agreement में consensus addendum, matching of mind on the same subject matter at the same time in the same sense। ठीक है, आ जाइए जी। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू बीइंग assuming that all the other elements are also present। ठीक, अ प्रपोजल इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑफर। द वर्ड प्रपोजल, अच्छा ये चीज छोड़िए, आ जाइए यहाँ पर आइए नीचे। एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पर्सन वेयर बाय ही एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस। ध्यान से देखिएगा, ऑफर की डेफिनेशन क्या दी गई है, कहता है वेयर बाय वन पर्सन इज एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा जता रहा है
to enter into a contractual obligation in return for a promise, act or forbearance। तो जी सेक्शन 2A के अंदर ऑफर को डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 2A, सेक्शन 2 क्लोज ए में ऑफर को डिफाइन किया गया है, क्योंकि ऑफर सबसे पहली चीज है, तो 2A में ऑफर को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया? कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज तो अब क्या याद रखना है कि कहां पर ऑफर को मैं एक्चुअली नेक्स्ट पेज लेना चाह रहा हूं। चलिए, ऑफर को, ऑफर मतलब प्रपोजल कहां पर डिफाइन किया गया? सबसे पहले सेक्शन 2A में। ठीक है, क्या डिफाइन किया गया है? when one person signifies his willingness मतलब क्या हुआ? कहता है जी ऑफरर ऑफर बिल्कुल फ्री कंसेंट के साथ दे रहा है। फ्री कंसेंट याद है ना, एक एसेंशियल था सेक्शन 10 में कि जी ऑफरर ऑफर बिल्कुल फ्री कंसेंट के साथ दे रहा है। सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, किस चीज की विलिंगनेस? कहता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो जी ऑफरर दूसरे बंदे को कह रहा है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं या कुछ नहीं करना चाहता। तो जी सामने वाले के लिए कुछ करना भी ऑफर है और कुछ ना करना भी ऑफर है। कुछ ना करना भी ऑफर है। कैसे? मैं कह रहा हूं जी, मैं सामने वाले को ऑफर दे रहा हूं कि मैं अपनी बाइक उसे 20,000 रुपये में सेल करना चाहता हूं, देना चाहता हूं। तो टू डू मतलब आई एम रेडी टू सेल माई बाइक। अब दूसरा आता है नॉट टू डू, मतलब मैं सामने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहा, उस चीज का भी एहसान दिखा रहा हूं कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा। कैसे? कहता है जी दो दोस्त थे ए और बी। ठीक है, दोनों की दुकानें बिल्कुल साथ साथ थी। अब जी ए बहुत मेहनती था, इसने अपनी दुकान शुरू करी किस चीज की? स्वीट्स की, मिठाइयों की। बहुत मेहनत करी, नाम कमाया, गुडविल बनाई और बहुत सारे कस्टमर्स स्पेसिफिकली अब एक ही दुकान पर आने लग गए। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स एक ही दुकान पर आने लग गए, नाम से मिठाई बिकनी शुरू हो गई। अब जी बी ने सोचा इतने सारे कस्टमर्स इसकी दुकान पर आ रहे हैं, एक तरह से मार्केट क्रिएट हो गई है स्वीट्स की यहाँ पर, क्यों ना मैं अपनी दुकान पर भी स्वीट्स सेल करना शुरू कर दूँ। बैठे बिठाए कुछ कस्टमर्स तो मेरे पास भी आएंगे, राइट। तो जी बी ने ए को कहा यार मैं भी सोच रहा हूँ दुकान खोलने के लिए। ए ने पूछा बेटा कौन सी? तो बी ने कहा यार मैं भी फिर स्वीट्स की सोच रहा हूँ। जब लोग इतने सारी स्वीट्स परचेज करने आते हैं, आपकी तो स्वीट्स परचेज करते हैं, कुछ लोग मेरे पास भी आने शुरू हो जाएंगे। अब ए को लगा कि यार ये तो दिक्कत है, मेहनत मैंने की, मार्केट मैंने क्रिएट की, गुडविल मैंने क्रिएट करी, लोग मेरे पास आएंगे लेकिन कुछ लोग तो हो सकता है बी के पास भी चले जाए, राइट। तो यार ये तो सीधा सीधा मेरे बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो ए ने बी को कहा कि यार आप किसी और चीज़ की दुकान खोल लो। अब बी के दिमाग में एक बात आई, बी ने कहा ठीक है मैं स्वीट्स की दुकान नहीं खोलूंगा, नॉट टू डू, नहीं करूंगा, मैं स्वीट्स की दुकान नहीं खोलूंगा अगर
आप मुझे 10,000 रुपीज़ पर मंथ देते रहे तो। ये बी की तरफ से ऑफर था कि आई विल नॉट ओपन स्वीट्स शॉप इफ यू आर रेडी टू पे मी 10,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर दैट। अब जी ये ए के हाथ में था, उसे जज करना था कि इसकी दुकान खोलने की वजह से 10,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान होगा या कम का नुकसान होगा। अगर ए को लगता है यार 10,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान होगा तो वो बी को कहेगा चल ठीक है, आई एम रेडी टू पे 10,000 रुपीज़ पर मंथ टू यू, बट यू शैल नॉट ओपन दिस शॉप। ठीक है, एटलीस्ट स्वीट्स की शॉप ओपन नहीं करनी है आपको, कोई और अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि अगर हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं हम लोग, तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दोज रिस्ट्रिक्शन शैल बी रीजनेबल। कायदे से ए बी को ये नहीं कह सकता, ऐसा कोई ऑफर नहीं क्रिएट हो सकता कि आप काम ही नहीं करोगे, आप दुकान खोलोगे ही नहीं। ये तो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हो गई विच इज़ नॉट अलाउड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज अलाउड, मतलब ए बी को कह सकता है कि आप स्वीट्स की दुकान नहीं खोलोगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, माइंड में आगे जाके काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ बी की तरफ से ऑफर क्या था, आई विल नॉट ओपन माई शॉप एज स्वीट्स शॉप। ठीक है, बट फॉर दैट यू हैव टू पे मी 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो कुछ करना भी ऑफर हो सकता है, कुछ ना करना भी ऑफर हो सकता है। हाँ जी, विलिंगनेस टू डू और abstain, abstain का मतलब नॉट टू डू, विद द व्यू टू obtaining the assent of such other, with the view to obtaining the assent of such other। मतलब अगर कोई किसी को ऑफर दे रहा है, अगर ए बी को ऑफर दे रहा है या बी ए को ऑफर दे रहा है, कहता है ऑफर देते हुए दिमाग में ये रहना चाहिए कि सामने वाला हमारी बात सुने, हमारी बात समझे और उसके बाद रिएक्ट करे। अगर मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है तो इसका मतलब मैं ऑफर नहीं दे रहा हूँ, आई एम सिंपली गिविंग अ मेयर स्टेटमेंट, आई एम सिंपली इशूइंग अ मेयर स्टेटमेंट, राइट। ऑफर का मतलब ही तभी आता है ना जब हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुने, हमारी बात समझे और रिएक्ट करे। अगर मैं ऐसे ही भीड़ में खड़ा होकर कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब मेरी इंटेंशन नहीं है कि कोई सुने ना सुने, बस मुझे बोलना है, तो कायदे से आई एम नॉट गिविंग द ऑफर, मैं तो सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, राइट। तो सिंपल स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑफर, सिंपल स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑफर। सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर भी ले तब भी मैं बाउंड नहीं हूँ, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इस इंटेंशन से नहीं दी गई थी स्टेटमेंट कि सामने वाला उसे ऑफर कंसिडर करे। ठीक है, जैसे कि 4 दोस्त बैठे हुए थे, ए बी सी डी, तो जी ए ने ऑफर दी सी को, किस चीज के लिए, कार के लिए। ए ने कहा कि मैं अपनी कार आपको 1 लाख रुपीज में दे दूंगा। यहां ए ने तो ऑफर दी स्पेसिफिकली सी को इस इंटेंशन के साथ कि सी उसकी बात सुने, समझे और रिएक्ट करे। अब ये बीच में बी बैठा हुआ था बड़बोला, बी फॉर बड़बोला, एवं हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है। तो भैया बी ने कहा 1 लाख रुपए में, अरे 1 लाख रुपए में तो मैं भी अपनी कार दे दूंगा, 1 लाख रुपए में तो मैं भी अपनी कार दे दूंगा। अब बी ने बेसिकली ये ऑफर नहीं दी थी, यहाँ बी की इंटेंशन नहीं थी कि कोई उसकी बात सुने, समझे और उस पर रिएक्ट करे। बी को तो बस कुछ भी बोलने से मतलब था। तो जो ए ने दिया उसे तो ऑफर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जो बी ने दिया उसे मेयर स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा, और जो मेयर स्टेटमेंट है दैट इज नॉट एन ऑफर। अगर ये ऑफर नहीं है तो कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, किसी भी तरह का एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हो सकता, राइट। हाँ जी, विद द इंटेंशन, कहाँ गया, विद द व्यू या इंटेंशन टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच अदर पर्सन। तो जी क्या क्या हमारे पास यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए जो कि हम ज़्यादातर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला, ऑफर मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी डेफिनेट, मस्ट बी कंप्लीट, मस्ट बी फाइनल। ऑफर शैल नॉट बी वेग, आधा अधूरा ऑफर नहीं होना चाहिए। सामने वाले को
क्लियरली पता होना चाहिए कि उसे क्या मिलने जा रहा है या उसे क्या नहीं मिलेगा, उसके पास क्या ऑप्शंस है क्या ऑप्शंस नहीं है, राइट। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है। मान के चलिए मैं आपके पास घोड़ा परचेज करने आता हूँ, एक हॉर्स परचेज करने आता हूँ। आप मुझे कहते हैं यार 10,000 रुपये का है मेरा घोड़ा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपका घोड़ा रेस में जीत गया, मतलब मैं आपके घोड़े को रेस में दौड़ाऊंगा, अगर आपका घोड़ा रेस में जीत गया तो मैं आपको 10 छोड़ो 11,000 रुपये दूंगा। लेकिन अगर आपका घोड़ा रेस में नहीं जीता तो इसका मतलब यार इतनी वैल्यू नहीं है घोड़े की, फिर मैं सिर्फ 8,000 रुपये दूंगा, राइट। अब जी आपको 11 मिलेंगे या 8 मिलेंगे किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कहता लक पे। जुआ है, घोड़ा हो भी सकता है रेस जीत जाए, हो भी सकता है रेस हार जाए। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? लक पे। कहता है यहाँ सर्टेनिटी नहीं है, द ऑफर इज़ नॉट डेफिनिट। पता ही नहीं सामने वाले को 8 मिलेंगे 11 मिलेंगे, सर्टेनिटी नहीं है, राइट। और कोई भी ऐसी मतलब कंटीजेंट इवेंट भी नहीं है जो सर्टेन है कि होगी या नहीं होगी। कहता है ये तो प्योरली लक पे डिपेंड करता है। लो इस टाइप के ऑफर को नहीं मानता। लो कहता है भैया सामने वाले को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में उसको क्या मिलने वाला है। अब जी घोड़ा जीतेगा या हारेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लक, डिपेंड्स अपॉन द डेस्टिनी, और लो लक ये डेस्टिनी को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। कहता इट इज टू वेग एंड इज नॉट बाइंडिंग। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ऑफर सामने वाला तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब सामने वाले को ऑफर मिला हो। ऑफर सामने वाला तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब सामने वाले को ऑफर मिला हो। अगर सामने वाले को ऑफर मिला ही नहीं तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? अब जी एक थे मिस्टर लाला, बड़ी मोटी पार्टी थे, ठीक है। इनका एक बेटा था 4 साल का। अब जी सुबह से बेटा गायब, पता ही नहीं किसी को कि है कहाँ। तो जी मिस्टर लाला ने एक ऑफर निकाला कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1,000 रुपये का कैश इनाम दूंगा, कैश प्राइज, नकद 1,000 रुपये, ठीक है। ये मिस्टर लाला की तरफ से ऑफर। अब जी शाम को इवनिंग में जो मिस्टर लाला का सर्वेंट था वो भाई साहब छत से उतरते हैं नीचे और इनके साथ वो बेटा भी होता है। वो छत से नीचे उतरते हैं और इनके साथ मिस्टर लाला का बेटा भी होता है। बेसिकली हुआ नहीं था वो बेटा, वो सर्वेंट के साथ ऊपर खेल रहा था। सर्वेंट खाने पीने का सामान ऊपर ही ले गया था, वहीं पर ही उसको खिला पिला रहा था, खेल रहा था, वहीं पर ही सुला दिया। शाम को जब वो उठा तो सर्वेंट उसे लेकर नीचे आया, ठीक है। अब जी जब सर्वेंट नीचे लेकर आया, मिस्टर लाला को बताया, तो सर्वेंट को किसी ने कहा कि यार मिस्टर लाला ने तो ऑफर दी थी कि जो मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा उसे 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा, और तू मिस्टर लाला के बेटे को लेके आया है तो 1,000 रुपये का इनाम तुझे मिलना चाहिए। तो जी सर्वेंट भागा भागा मिस्टर लाला के पास गया कि जी मेरा इनाम दो 1,000 रुपये का। तो इन भाई साहब ने एक तो खिंचा के थप्पड़ रखा उसके कि बिना बताए बच्चे को पूरे दिन से तू ऊपर लेके बैठा हुआ है छत पर, हमारी यहाँ जान निकल गई, हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करवा रहे हैं, हम लोग पर्चे बंटवा रहे हैं कि कोई ढूंढ के लाएगा तो उसे 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा, और ऊपर से तू इनाम मांगने वास्ते आ गया। तेरी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ऊपर से तुझे इनाम भी चाहिए। तो मिस्टर लाला ने कहा यह ऑफर तेरे लिए नहीं था। तो जी सर्वेंट गया कोर्ट में। सर्वेंट ने कहा देखिए मिस्टर लाला ने ऑफर निकाला, वैलिड ऑफर था। अब जी मैं बच्चे को ढूंढ लाया तो इसका मतलब मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया। तो जी मुझे मेरे पैसे दिलवाइए 1,000 रुपये। कोर्ट ने कहा कि बेटा क्या आपको ये ऑफ़र मिला था जब बच्चा आपके पास था?
सर्वेंट कह रहा है नहीं मुझे तो नहीं पता चला। कोर्ट कहता है जो चीज़ आपके पास कम्युनिकेट ही नहीं हुई, जो ऑफर आपको पता ही नहीं चला, उसे एक्सेप्ट कैसे किया आपने। तो हेयर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज मिसिंग। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज मिसिंग। कहता है जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई तो एग्रीमेंट काहे का, प्रोमिस काहे का। तो जी ऑफर सामने वाला तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब सामने वाले के पास ऑफर हो, उसे वो ऑफर मिल चुका हो। अगर ऑफर मिलने के बाद सर्वेंट बच्चे को ढूंढने जाता और तब बच्चा पाता सर्वेंट को, फिर मान के चला जाता कि वैलिड एक्सेप्टेंस है। लेकिन जब ऑफर मिला ही नहीं सर्वेंट को तो बेटा कौन सी एक्सेप्टेंस। तो तुम्हारे बीच में कोई प्रॉमिस क्रिएट नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और आपका इस 1000 रुपये के प्राइस पर कोई हक नहीं है, राइट। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी एंड ऑफर बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी सो एज टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। कहता है जब तक ऑफरी को ऑफर मिलेगा नहीं, उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की, और अगर उसके पास एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर कैसे सकता है, राइट। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। फिर जी कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है जी इट मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड। सॉरी एक्सेप्टेंस नहीं, ऑफर। अभी एक्सेप्टेंस तो बाद में आएगा। एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है, जहां पर ऑफरर ने स्पेसिफिकली बाय वर्ड्स ऑफर को एक्सप्रेस किया है, राइट। एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं कहता है जी मे बी ओरल मे बी रिटन। वर्ड्स मे बी ओरल मे बी रिटन, इसका मतलब क्या ओरल ऑफर वैलिड है। कहता है लॉ की नज़रों में कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने वाले को ऑफर ओरली दे रहे हो या इन राइटिंग दे रहे हो, दोनों बिल्कुल लॉ की नज़रों में वैलिड है। हाँ ओरल ऑफर के केस में वो अलग बात है कि आपको कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि ऑफर आपने दिया था और क्या ऑफर दिया था, लेकिन अगर आप प्रूव कर देते हो तो वो ऑफर बिल्कुल वैलिड है, ओरल ऑफर भी बिल्कुल वैलिड है। तो बाय वर्ड्स अगर हम लोग ऑफर दे रहे हैं तो एक्सप्रेस्ड। कहता है बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज अगर ऑफर दिया जा रहा है तो दैट इज इंप्लाइड, मीन्स बाय एक्ट। कैसे जी, कहता है बैंक्स ने एटीएम लगा रखे हैं, अब वहां पर क्या कोई बैंक का बंदा खड़ा है जो कि चिल्ला चिल्ला के ऑफर दे रहा है कि आइए हमारे एटीएम से पैसे निकालिए। नहीं लगा रखे, ऐसा कोई बंदा किसी भी एटीएम पर नहीं खड़ा। लेकिन बैंक ने जो एटीएम्स लगा रखे हैं वो बैंक की तरफ से इम्प्लाइड ऑफर है दैट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सच एटीएम, यू कैन यूज द फैसिलिटी ऑफ दैट एटीएम सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो वहां पर बैंक ने ना तो वर्ड से लिखा हुआ कि यूज अवर एटीएम, ना ही वर्ड से बोल रहा ओरली बंदा वहाँ खड़ा होकर कोई कि हमारा एटीएम यूज़ कीजिए, लेकिन फिर भी उसे इम्प्लाइड ऑफर कंसीडर किया जाएगा। आप डीटीसी की बस आती है बस स्टैंड पर, तो कंडक्टर चाहे चिल्लाए या ना चिल्लाए, ऑफर दे या ना दे, अगर बस स्टैंड पर आकर बस रुकी है तो इसका मतलब डीटीसी आपको ऑफर दे रही है दैट यस यू कैन ट्रेवल इन द बस, यू कैन बोर्ड द बस, राइट, बाय पेइंग फेयर, बाय पेइंग रेंट विच इज़ एप्लीकेबल एज पर योर जर्नी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वहाँ पर चाहे कोई चिल्ला के ऑफर नहीं दे रहा, लेकिन
बस को बस स्टैंड पर लाने का मतलब क्या है कि भैया बस सर्विस प्रोवाइडर ऑफर दे रहा है कि यू कैन यूज द बस बाय पेइंग द एप्लीकेबल फेयर। टिकट लो, मौज लो, बैठो और एंजॉय करो, राइट। मान के चलिए मैं किसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। अब जी कोई आता है बूट पॉलिश करने वाला, शू पॉलिश करने वाला, और वो आकर डायरेक्ट मेरे शू पॉलिश करना शुरू कर देता है, कुछ भी बोले बिना। कोई उसने मुझे ऑफर नहीं दिया, तो उसने डायरेक्टली शू पॉलिश करना शुरू कर दिया। तो उसकी तरफ से ये क्या है, इम्प्लाइड ऑफर विदाउट यूजिंग द वर्ड्स। ठीक है, तो ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड, मे बी इम्प्लाइड। लॉ की तरफ से दोनों ही वैलिड है। हाँ जी, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मे बी जनरल और मे बी स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनिएगा। कहता है वेयर एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ऑफर, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन ओनली, बट व्हेन द ऑफर इज एड्रेस्ड टू वर्ल्ड एट लार्ज, टू अनसर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, it is general offer. It can be accepted by any member of the public by fulfilling the conditions written down in the offer. तो जी स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या हुआ, जो मैं आपको दे रहा हूं, आपके अलावा कोई और उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने आपको ऑफर दिया, मिस्टर ए को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूं, तो जी सिर्फ आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई और उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दैट इज वन टू वन ऑफर इज स्पेसिफिक ऑफर। वन टू मैनी मतलब एनी वन कैन एक्सेप्ट द ऑफर बाय फुलफिलिंग द कंडीशन, तुम कहेंगे जनरल ऑफर। जैसे कि मान के चलिए जो मिस्टर लाला ने ऑफर दिया था, कोई भी अगर मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा तो उसे 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो दिस इज वन टू मैनी, मीन्स एनी वन फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर बाय फुलफिलिंग द कंडीशन। अगर वो ऑफर मिलने के बाद कोई भी लाला के बच्चे को ढूंढ के ला रहा है तो मान के चला जाएगा कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तभी वो लाला के बच्चे को ढूंढने निकला, ढूंढ के लाया। नाउ दैट पर्सन इज अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर द रिवॉर्ड। ठीक है, दैट पर्सन कैन क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ 1000 रुपीज। तो जी ऑफर मे बी जनरल और मे बी स्पेसिफिक। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट दिया हुआ है लैप्स ऑफ ऑफर सेक्शन 6 के अंदर, मतलब ऑफर कब तक वैलिड रहेगा। कोई ना कोई तो ऑफर की भी टर्म होगी ना, टाइम लिमिट होगा कि हाँ जी ऑफर यहाँ तक वैलिड रहेगा। ये जी ए ने ऑफर दिया, ये रहा ऑफर। ठीक है, तो जी ऑफर कब तक वैलिड है। कहता जी सबसे पहली चीज तो जब तक ए जिंदा है तब तक। अगर ए की डेथ हो गई एक्सेप्टेंस से पहले, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेट्स से मिस्टर बी को ऑफर दिया गया था, कहता ये मिस्टर ए की डेथ ही हो गई एक्सेप्ट करने से पहले, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स। लैप्स का मतलब खत्म हो गया। ठीक है, अगर मान के चलो जिसको ऑफर दिया गया था उसकी डेथ हो गई, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स। तो जी ऑफरर या ऑफरी की डेथ हो जाती है बिफोर द एक्सेप्टेंस, तो भैया ऑफर क्या हो गया, लैप्स। अगर ऑफर में कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ था कि यू कैन एक्सेप्ट द ऑफर विद इन 4 days, कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ था, वो टाइम खत्म हो गया, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स। राइट। अगर मान के चलिए ऑफर वॉइड हो गया ड्यू टू चेंज इन सम गवर्नमेंट पॉलिसी, सम रेगुलेशंस, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स, खत्म। मान के चलिए ए ने बी को कहा कि मैं आपको 30,000 पर ग्राम सोना देने के लिए तैयार हूँ, पर 10 ग्राम पर तोला, 30,000 पर 10 ग्राम सोना देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले, इससे पहले कि बी ऑफर एक्सेप्ट करता, गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी कि प्राइवेट सेल ऑफ गोल्ड इज़ नॉट अलाउड, नो वन कैन सेल द गोल्ड प्राइवेटली, सिर्फ गवर्नमेंट ही गोल्ड सेल कर सकती है। तो ये ऑफर क्या हो गया, वॉइड हो गया। लोगों की नज़रों में अब इस ऑफर की कोई वैलिडिटी नहीं है, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। ठीक है, अगर बी ने स्पेसिफिकली ऑफर को रिजेक्ट कर दिया एक बार, तो ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। बी ने अगर काउंटर ऑफर दे दिया, हमने ऊपर पढ़ा ना काउंटर ऑफर के बारे में, कि एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के
दे दी, तो कहता है काउंटर ऑफर की केस में ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है। कहता है इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। अच्छा कमाल की बात देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो कि लगभग हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, जो कि हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक फाउंडेशन, बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है, और दुनिया में हज़ारों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के केस में रीजनेबल टाइम डिफाइन किया जाए? द आंसर इज़ नो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई भी रीजनेबल टाइम डिफाइन नहीं किया हुआ। या तो पार्टी खुद बताए कि जी 4 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑफर विल बी लैप्स्ड। या फिर लोग कह रहे हैं कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द रीजनेबल टाइम, बट व्हाट इज द रीजनेबल टाइम? कहता है इट इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जी क्या होगा रीजनेबल टाइम? एज पर द कोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। हर केस में कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या टाइम रीजनेबल था या नहीं था। जैसे एक केस में मैंने एक कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने 6 मंथ्स के बाद मुझे अलॉट किया शेयर। तो मैं कोर्ट में गया, मैंने कहा भैया अब मैं क्या करूँ इन शेयर्स का? शेयर्स के रेट डेली बेसिस पर चेंज होते हैं, कोई टाइम पीरियड होना चाहिए कि हाँ 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में कंपनी मुझे अलॉट करे। 6 महीने बाद अगर कंपनी मुझे अलॉट करे तो मैं क्या करूँ इन शेयर्स का? तो कोर्ट ने कहा कि यस, 6 मंथ्स को हम इस केस में रीजनेबल टाइम कंसिडर नहीं किया जा कर सकते। तो जो मैंने ऑफर दिया था कंपनी को, माना गया कि वो लैप्स हो चुका है और कंपनी अब मुझे अलॉट नहीं कर सकती, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। तो इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द ऑफरर और विद इन द रीजनेबल टाइम, ठीक है जी, तो ऑफर शैल बी लैप्स्ड। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, जिस मोड में सामने वाले ने कहा था कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर उस मोड में मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑफर, मतलब वो प्रॉपर एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं की जाएगी और मान के चला जाएगा ऑफर इज लैप्स्ड। ठीक है, जैसे मैं बैंक में जाता हूँ, बैंक मुझे ऑफर दे रहा है किस चीज़ की, कि हमारे यहाँ पर सेविंग अकाउंट होता है जी, जिसके अंदर हम लोग 3% इंटरेस्ट देते हैं। हमारे यहाँ पर रैकरिंग अकाउंट खोला जा सकता है, जिसके अंदर हम लोग 6% इंटरेस्ट देते हैं। हमारे यहाँ पर एफडी ओपन की जा सकती है, जिसके अंदर जी इतने टाइम के लिए 8% इंटरेस्ट है, इतने टाइम के लिए 8.5% इंटरेस्ट है। ये सारे बैंक ने मुझे ऑफ़र दिए। अब जी अगर मैं इसमें से कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मान के चलिए मैं सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ बैंक में, तो बैंक ने कहा ठीक है ये फॉर्म आप फिल करके दे दीजिए। तो बैंक ने स्पेसिफिकली मोड प्रिस्क्राइब्ड किया कि भैया जब तक आप ये फॉर्म फिल करके नहीं दोगे तब तक आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जी जहां ऑफरर ने मोड स्पेसिफाई किया है, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड मोड, अदरवाइज मान के चला जाएगा ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ऑफर इज लैप्स्ड। ठीक है, अगर कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो विद यूजिंग सम रीजनेबल मैनर, विद इन सम रीजनेबल मैनर, राइट। तो जी मान के चलते हैं, केस बताता हूं मैं आपको। 2 दोस्त थे, आलू का चालू, दोनों थे भी आलू ही, तो इसलिए इनका नाम मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आलू का चालू। 2 दोस्त थे, ठीक है, पुरानी दिल्ली में रहते थे, दिल्ली 6। और आपको पता है पुरानी दिल्ली में तो जो गली है वो छोटी छोटी सी गली है, 4-4 फुट की, और घर बने हुए हैं गलियों के दोनों तरफ। ठीक है, अब जी यहाँ पर आलू था अपनी छत पर, यहाँ पर कचालू था अपनी छत पर, दोनों पतंग उड़ा रहे थे। तो दोनों के बीच में एक ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई। क्या? आलू ने ऑफर दी कि अगर मैंने तेरी पतंग काट दी तो घर मेरे नाम, तेरा घर मेरे नाम। अच्छा, कचालू ने क्या किया, पुरानी दिल्ली का केस बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर कबूतर उड़ाने का बड़ा शौक है लोगों को। तो कचालू ने क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस कबूतर उड़ा के दी, ना हाँ बोला ना बोला, कबूतर उड़ा दिया और अपनी एक्सेप्टेंस कबूतर उड़ा के दी। ठीक है, अब जी आलू जीत गया, कचालू ने अपना घर देने से मना कर दिया, तो आलू कोर्ट में गया कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। कचालू ने कहा कि भैया मैं तो नहीं मानता इसे,
तो कोर्ट ने कहा कि क्या आपने एक्सेप्ट किया था? कचालू ने कहा मैंने कबूतर उड़ाया था। कोर्ट ने कहा कबूतर उड़ा के एक्सेप्टेंस देना इज नॉट अ रीजनेबल एक्सेप्टेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज की डेट में एटलीस्ट, राइट। होता होगा राजाओं महाराजाओं के टाइम में, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कबूतर उड़ाकर एक्सेप्टेंस देना कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब केन एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, इसका मतलब कोई एग्रीमेंट आपस में क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है जी। तो मस्ट बी इन रीजनेबल मैनर इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब्ड। द ऑफरी रिजेक्टेड इट बाय डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल, ऑफरी ने क्लियर कट मना ही कर दिया, मुझे नहीं चाहिए तेरा ऑफर, ऑफर खत्म। एक बार मना कर दिया दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक सामने वाला दोबारा ऑफर ना दे, याद रखना। एक बार ऑफरी ने मना कर दिया तो जब तक सामने वाला दोबारा ऑफर ना दे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एक बार मना कर दिया मतलब खत्म ऑफर। हाँ जी, आइदर द ऑफरर और द ऑफरी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस। कहता है एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एन एक्सेप्टेंस। जैसे मान के चलिए कि मिस्टर ए ने अपने बेटे को कहा कि अगर आप CS फाउंडेशन या फिर ये एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एक बारी में क्लियर कर लेंगे तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा। अगर वो क्लियर ही नहीं कर पाया तो ऑफर ख़त्म हो गया ऑलरेडी, राइट, लैप्स हो गया। हाँ जी, काउंटर ऑफर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आ जाइए जी, रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर। मतलब अब हम बात कर रहे हैं कि ऑफरर अपना ऑफर कब वापस ले सकता है। ऑफरर अपना ऑफर कब तक वापस ले सकता है। लैप्स होना एक अलग चीज़ है। लैप्स का मतलब बाय लॉ वो ऑफर ख़त्म हो गया, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रिवोकेशन का मतलब ए ने जो ऑफर दिया है वो ऑफर कब तक वापस ले सकता है। ठीक है, ये जो तीर ए ने चलाया, ऑफर दिया, क्या वो तीर वापस अपने कमान में डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। अगर डाला जा सकता है तो कब तक? कहता जी पहली चीज़ तो याद रखो, अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया फिर ऑफर वापस नहीं लिया जा सकता। फिर तो क्या हो गया, कहता एक्सेप्टेंस हो गई तो एग्रीमेंट बन गया, फिर ए के हाथ में नहीं है कि वो अपना ऑफर वापस ले ले। तो पहली चीज़ तो सामने वाले के एक्सेप्ट करने से पहले अपना ऑफर वापस लिया जा सकता है, ठीक है। तो एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस, ठीक। रिवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, तो रिवोकेशन भी ऑफरी को कम्युनिकेट होनी चाहिए कि भैया मैंने अपना ऑफर वापस ले लिया, राइट। एज इट डज नॉट टेक इफेक्ट अंटिल इट इज एक्चुअली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, बिफोर इट्स एक्चुअल कम्युनिकेशन द ऑफरी मे एक्सेप्ट द ऑफर एंड क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा नहीं है मन में सोच के बैठ गया कि मैंने तो अपना ऑफर वापस ले लिया। अगर आप ऑफर सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो रिवोकेशन भी सामने वाले को कम्युनिकेट करेंगे। अगर सामने वाले के को आपने रिवोकेशन कम्युनिकेट नहीं किया तो सामने वाले के लिए ऑफर ओपन है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और रिवोकेशन मस्ट बी रीच टू द ऑफरी बिफोर ही सेंड्स आउट द एक्सेप्टेंस। तो अगर हम बात करें तार की, पोस्ट की, दिक्कत कहाँ आएगी पोस्ट में ना, जहाँ टाइम गैप होता है। तो जी मान के चलो ए ने ऑफर दिया बाय पोस्ट, बी के पास यहाँ दिया 1/4/2020 को ऑफर दिया, बी के पास पहुँचा 7/4/2020 को ऑफर। तो जी जब तक बी के पास ऑफर नहीं पहुँचा तब तक तो ए खुला है, अपना ऑफर वापस ले सकता है, राइट। बी के पास ऑफर पहुँच गया और बी ने ऑफर एक्सेप्ट किया, कहता है जी 14/4/2020 को। कैसे एक्सेप्ट किया? बाय पोस्ट। कहता है जी ये एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय ए। एक बार बी ने एक्सेप्ट कर लिया और पोस्ट डाल दी, पोस्ट मेल कर दी, फिर ए के हाथ में कुछ नहीं है। तो जी ये एक्सेप्टेंस से पहले ए अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। कंडीशन ये है कि ए बी को इन्फॉर्म कर दे कि जी मैंने अपना ऑफर रिवोक कर लिया। अगर बी को ये नहीं पता कि ए ने अपना ऑफर रिवोक कर लिया तो बी के लिए ऑफर अभी भी ओपन है, ठीक है।
An offer to keep open for specific time is not binding unless it is supported by a consideration. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर रहा हूं. हाँ जी, अब देखिए मिस्टर ए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं. किसके पास जाते हैं? प्रॉपर्टी डीलर के पास. घर खरीदना था मिस्टर ए को. प्रॉपर्टी डीलर ने इनको भाई साहब को एक घर दिखाया, सपनों का महल. लग कुटिया रिया पर सपनों का महल है. ठीक है, कितने का दिखाया? कहता जी 1 करोड़ रुपए का. मिस्टर ए ने कहा प्रॉपर्टी डीलर को, यार 2-3 दिन सोचने का टाइम दीजिए, मैं आपको 3 दिन में अपना डिसीजन कम्युनिकेट कर दूंगा. 2-3 दिन मुझे सोचने का टाइम दीजिए. प्रॉपर्टी डीलर ने कहा ठीक है भाई, अपना टाइम लो. अब जी 3 दिन बाद मिस्टर ए प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है. प्रॉपर्टी डीलर को कहता है मुझे आपका ऑफर मंजूर है. प्रॉपर्टी डीलर ने कहा भाई वो तो मैं बेच खाया घर, आपके सपनों का महल मैंने किसी और को सेल कर दिया क्योंकि मुझे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे. 1 करोड़ 5 लाख रुपए दे रहा था सामने वाला, मैंने बेच दिया. मिस्टर ए को बड़ा गुस्सा आया कि आप कैसे बेच सकते हो, जब मैंने आपको कहा था कि मुझे 3 दिन चाहिए तो 3 दिन तो आपको रुकना चाहिए था. तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा भैया मैं तेरा नौकर थोड़ी ना हूँ जो रुका रहूँगा 3 दिन, मुझे अच्छी डील मिली, मैंने एक्सेप्ट कर ली. मिस्टर ए कोर्ट गए कि जी मुझे प्रॉपर्टी डीलर से आज की डेट में 1 करोड़ 5 लाख का वो घर है, तो मुझे प्रॉपर्टी डीलर से 5 लाख का क्लेम दिलाइए. प्रॉपर्टी डीलर को वो घर मेरे लिए रोक के रखना चाहिए था. हमारे बीच में बात हुई थी 3 दिन प्रॉपर्टी डीलर वेट करेगा मेरी एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का. कोर्ट ने कहा देखिए जी यहां पर ना 2 अलग अलग सिनेरियो है. कोर्ट ने कहा कि यहां पर 2 अलग अलग सिनेरियो है. एक है ऑफर बाय प्रॉपर्टी डीलर. किसको? मिस्टर ए को. ऑफर किस चीज का? ऑफर फॉर होम. कितने का? 1 करोड़ रुपए का. ठीक है. दूसरा है ऑफर बाय ए. किस चीज का? कहता है किसको? बी को. किस चीज का? कहता है जी टाइम का, कि जी मुझे आप ये घर, बी को प्रॉपर्टी डीलर है यहाँ पर, आप ये घर 3 दिन तक रोक के रखोगे. ठीक है. आप कोर्ट में केस ये वाला लेके आए हो कि आपने प्रॉपर्टी डीलर को कहा था कि 3 दिन तक घर रोक के रखोगे. कोर्ट ने पूछा कि 3 दिन तक घर रोक के रखने के नाम का आपने प्रॉपर्टी डीलर को क्या दिया? कहता है ये अलग चीज है. जो प्रॉपर्टी डीलर ने आपको ऑफर दी थी कि घर 1 करोड़ रुपए का, वो अलग चीज है, वो मैटर अलग है, ये मैटर अलग है. आप प्रॉपर्टी डीलर से चाहते हो कि प्रॉपर्टी डीलर आपके लिए 3 दिन घर को रोक के रखे, तो बदले में आपने क्या दिया? कोर्ट ने कहा यू हैव टू बाय द टाइम. मिस्टर ए हैज टू बाय टाइम. अगर आप चाहते थे कि प्रॉपर्टी डीलर आपके लिए 3 दिन रुके तो आपको इन कंसिडरेशन कुछ प्रॉपर्टी डीलर को देना था. अगर आपने इन कंसिडरेशन कुछ प्रॉपर्टी डीलर को नहीं दिया तो इसका मतलब आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हुआ इस चीज को लेकर, टाइम को लेकर. तो इफ यू नीड स्पेसिफिक टाइम यू मस्ट पे स्पेशल कंसिडरेशन. तो an offer to keep open for specific time, for specified time is not binding unless it is supported by a consideration.